Okay, students, now we are going to discuss about the interpreting test scores that the score that our students achieve in a given test. How can we interpret and in what ways we can present them in different interpretations. So, first of all, we need to know uh, introduction of measurement scales. We are basically using different scales for measuring. There are nominal scales, ordinal scales, interval scales, and ratio scales. तो बेटा जो nominal scale है, it is used to just to categorize or classify different items or different groups. तो हम इसमें जैसे एक नाम देते हैं किसी चीज़ से, जैसे मेल एंड फीमेल है, तो ये हमें जेंडर के बारे में दो ग्रुप्स मिलते हैं थ्रू नॉमिनल स्केल. ऐसे ही कुछ लोग जो हैं दे बिलोंग टू अर्बन एरिया, रूरल एरिया, तो ये ग्रुपिंग है ऑफ रेजिडेंस ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अर्बन और रूरल एरिया. ऐसे ही कुछ लोग जो हैं दे आर वर्किंग इन अ जॉब एंड दे हैव सर्टेन डेजिग्नेशन, दे हैव सर्टेन जॉब टाइटल्स. तो बेटा जो नॉमिनल स्केल है ये जस्ट ग्रुपिंग करता है, क्लासीफाई करता है ग्रुप्स को, और जस्ट एक नाम देता है उसको जिससे हम उसे जानते हैं. और जो बेटा ऑर्डिनल स्केल है ये ऑर्डर को मेजर करता है, या किसी चीज़ की प्रायोरिटी को मेजर करता है, या एक चीज़ दूसरे से बेहतर है इस चीज़ के बारे में बताता है. जैसे किसी की इनकम है, एक बंदा जो है वो 20,000 कमा रहा है, दूसरा 50,000 कमा रहा है, तीसरा लाख रुपये कमा रहा है, चौथा 1.5 लाख कमा रहा है. तो हम सब में जो है ना एक सब्सिक्वेंट डिफरेंस है, चेंज है, और इसमें एक ऑर्डर है. ऐसे जब हम किसी जगह पर जॉब करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डेजिग्नेशन होते हैं जो कि स्केल्स के मुताबिक होते हैं, डिफरेंट स्केल्स होते हैं जिसके अंदर ऑर्डर होता है. जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, और फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, फिर प्रोफेसर है. तो ये सारा एक ऑर्डर है. ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जॉब एक्सपीरियंसेस होते हैं. आप किसी पर्सन को 5 साल हो गए जॉब करते हो, किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल. तो ये एक खास ऑर्डर को ज़ाहिर करता है जिसके अंदर जितना ज़्यादा कोई वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा वो उसको बेहतर सवर किया जाता है. और तीसरी तरफ बेटा इंटरवल स्केल है जो कि बेसिकली जिसके अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस होता है, जिसको हम इंटरवल कहते हैं. ये इंटरवल हैज़ द सेम डिस्टेंस. और मोस्टली बेटा इसमें हम लिकट स्केल यूज़ करते हैं, और मोर देन दैट इसके 7 स्केल या 9 पॉइंट स्केल या 11 पॉइंट स्केल भी हम यूज़ करते हैं, 10 पॉइंट स्केल भी यूज़ करते हैं. तो इंटरवल स्केल का मतलब ये है कि जो चीज़ को मेजर कर रहे हैं उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सिमिलर डिफरेंस है, और उसमें उसके कोई ख़ास मीनिंग है. तो अगर आपने कभी रिसर्च किया और कभी क्वेश्चन फिल किया तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि क्वेश्चन में लिखा होता है स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री. तो इट इज अ काइंड ऑफ इंटरवल स्केल जिसको हम यूज़ करते हैं बीइंग अ लिकट स्केल. और उसके बाद बेटा रेशियो स्केल है जिसमें बेसिकली ट्रू जीरो होता है, और यानी ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है. ये होता है वैसे ही जैसे इंटरवल स्केल है, लेकिन इसमें एक्चुअली जीरो एग्जिस्ट करता है. जबकि इंटरवल स्केल में बेटा 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करते हैं, लेकिन रेशियो स्केल में बेटा जीरो एग्जिस्ट करता है. इसलिए बेटा हम इसको रेशियो स्केल कहते हैं. और यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरियन रेफरेंस कोर्स कंपेयर टेस्ट परफॉर्मेंस विद अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड. सच कंपैरिजन enables the test interpreter to decide whether the scores are satisfactory according to established standards. और बेटा जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग है या स्कोर्स होते हैं उसको खास क्राइटेरिया के तहत बेटा हम हासिल करते हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक, और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं कि क्या ये जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स के उस गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है. तो बहरहाल हम आगे चलते हैं. तो इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स बाय परसेंटाइल, इसमें बेटा जो आपके टेस्ट स्कोर्स आते हैं उसमें बेटा हम परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं. परसेंटाइल का मतलब ये होता है, ये एक तरह का परसेंटाइल रैंक होता है जो हमें बताता है कि कितने परसेंट जो लोग हैं आपसे ऊपर हैं गिवन टेस्ट में या नीचे. यानी एक स्टूडेंट एक टेस्ट देता है और टेस्ट का कुछ स्कोर आता है, उसका हम परसेंटाइल निकालते हैं. और परसेंटाइल निकालने का फायदा ये होता है कि स्टूडेंट को पता चलता है कि गिवन टेस्ट में कितने परसेंट लोग उससे यहाँ तो ऊपर होंगे, यानी उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं होंगे, या फिर उससे कम मार्क्स नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल हम लोग बेटा जीआरई वगैरह टेस्ट देते हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए या एमफिल में एडमिशन के लिए, या फॉरेन स्टडी के लिए जो हमारे फॉरेन स्कॉलरशिप आते हैं. तो उसमें परसेंटाइल लिखा होता है. मसलन मैंने जब भी टेस्ट दिया है तो मेरा जो परसेंटाइल था वो 97 98% था. तो इसका मतलब ये है कि 98% लोग जो हैं, अगर 90% परसेंटाइल मेरा आया है
तो 98% जो लोग हैं वो मुझसे नीचे हैं, और जस्ट 2% पॉसिबिलिटी है कि लोग मुझसे ऊपर हो सकते हैं। तो गिवन टेस्ट में तो हो सकता है मेरा जो एक्चुअल स्कोर है वो 71 है, या 72 है, या 73 है। परसेंटेज में तो स्कोर 77 या 72 या 73 है, लेकिन मेरा परसेंटाइल 98 है। इसका मतलब है कि 77% जो है स्कोर आया है गिवन टेस्ट में, तो 98% जो लोग हैं उनके स्कोर 77% से कम है, और 2% लोग ऐसे हैं जिनके इस गिवन परसेंटेज पे मुझसे ज़्यादा स्कोर्स हैं। तो परसेंटाइल एक इजी अंडरस्टैंडिंग देता है हमें डाटा को कॉम्प्रिहेंड करने की, अंडरस्टैंड करने की, अपनी परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने की। द स्टूडेंट स्कोर इन टर्म्स ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस स्कोर्स आर मोस्टली easy to understand and interpret because they are straightforward and usually represented in percentages or raw scores, while norm-reference scores are often converted to derived standard scores or converted into percentiles. फिर हम परसेंटाइल देखें इसलिए करते हैं कि जो आपकी नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है उसमें कंपैरिजन करते हैं बिटवीन ग्रुप्स और परफॉर्मेंसेस। तो एक स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसकी दूसरे किसी स्टूडेंट के साथ क्या परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करने के लिए नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग यूज़ करते हैं या नॉर्म रेफरेंस स्कोर यूज़ करते हैं। परसेंटाइल इज वन ऑफ दो। जैसे मैंने कहा कि मुझसे कितने स्टूडेंट्स आगे हैं या पीछे हैं, परसेंटाइल इसको क्लियर कर देता है। द कन्वर्जन स्टूडेंट स्कोर इनटू स्टूडेंट परसेंटाइल स्कोर ऑन अ टेस्ट इंडिकेट्स वेदर to what percentage of other students are fell below that student score who took the same test। तो अगर आपका बेटा परसेंटाइल 70 है तो उसमें 70% लोग आपसे उस टेस्ट में नीचे हैं और बाकी 30% लोग आपसे ऊपर हैं। Derived standard scores are usually based on the normal curve having an arbitrary mean to compare response who took the same test, and percentile ranks are an easy way to convey a student standing at test relative to other same test takers। तो बेसिकली बेटा हम परसेंटाइल वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ जो एग्जामिनी हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको अंडरस्टैंडिंग देनी होती है कि वो एक्चुअली टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, वो कहाँ खड़े हैं, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि उनका जो भी मकसद के टेस्ट देते हैं उसमें उनका चाहे वो एडमिशन टेस्ट हो चाहे वो सॉर्ट ऑफ जॉब टेस्ट हो, वो उनको पता चल जाता है कि उनका कितने परसेंट चांस है टू बी सिलेक्टेड और नॉट। इसके अलावा बेटा जो इसकी डेफिनेशन है percentile definition है percentile is measure that tells us what percent of total frequency scores at below that measure, यानी जो हमें percentile measure मिली है उससे कितने परसेंट लोग आपसे नीचे हैं। और a percentile is a measure that tells us what percent of total frequency scores below that mean, और उस मीन जो कि गिवन मीन है उससे कितने परसेंट लोग तो आपसे नीचे हैं। एंड percentile rank is percent of score that fall at or below गिवन स्कोर, जो इस एक लेवल पे खास लेवल पे या तो बराबर आएंगे या उससे कम होंगे। और परसेंटाइल रैंक इज द परसेंटेजेस ऑफ स्कोर दैट फेल बिलो एट अ गिवन स्कोर। तो एक ही डेफिनेशन है बेटा, ये तो मुख्तलिफ मैं मुख्तलिफ तरीकों से लिखी हुई है, लेकिन बात एक ही है कि जो स्कोर हमें मिलता है परसेंटाइल के फॉर्म में उसमें कितने लोग हमसे जो है ना वो नीचे या हमारे बराबर है, हमें आइडिया हो जाता है। और इसके अलावा बेटा परसेंटेजेस हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। मोस्टली हम मैट्रिक से लेके बल्कि प्राइमरी से लेके आपके हायर एजुकेशन तक परसेंटेजेस पे ही ज़्यादा रिलाई करते हैं। परसेंटाइल में खासतौर पे जो आपके एडमिशन टेस्ट होते हैं या आपकी जॉब टेस्ट होते हैं उसमें परसेंटाइल को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जबकि परसेंटेजेस में जो भी आपने मैट्रिक किया है उसमें आपके परसेंटेज मार्क्स आपके पास हैं, इंटरमीडिएट के मार्क्स आपके पास हैं, MA BS के मार्क्स आपके पास हैं। सो परसेंटेज क्या होता है कि टेन मार्क्स को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास उसकी परसेंटेज निकल आती है। ठीक है, और इससे हमें आइडिया होता है, क्लियरली आइडिया होता है कि हमारी स्टैंडिंग क्या है, क्या हम हाई अचीवर्स हैं, लो अचीवर्स हैं, एवरेज अचीवर्स हैं। अगर हमारे स्कोर 80% से ज़्यादा है तो हम हाई अचीवर हैं, अगर वो 60% से ज़्यादा हैं लेकिन 80% से कम है तो हम कहते हैं ये एवरेज अचीवर्स हैं, और अगर 60% से भी कम है तो लो अचीवर्स हैं। तो इनको अंडरस्टैंड करना आसान होता है और ये जल्दी अंडरस्टैंड हो जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कैसी है। सो द नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट गेट्स राइट ऑन अ टेस्ट स्टूडेंट्स रॉ स्कोर, each question is worth 1 point, and by itself raw score has no meaning, but when we convert it into percentage तो हमें बेटा ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाता है कि इसका गिवन टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसके अलावा बेटा आपके जो टेस्ट स्कोर बाय ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, हम बेटा आपके जो टेस्ट स्कोर है उनकी ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, रैंकिंग भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड रिपोर्टिंग स्टूडेंट स्कोर्स start with the start with placing the scores in ascending or descending order. Teacher can find the smallest or largest और रेंज। वैसे मोस्टली हम ये देखना चाहते हैं कि गिवन टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर किसने लिया है या ज़्यादा नंबर के स्टूडेंट्स के आए हैं, तो बेटा आप उन्हें जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें आप उनको कर लें। और अगर आप सबसे लोएस्ट देखना चाहते हैं तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लें जिसमें वो
यानी कम से ज़्यादा की तरफ मूव करता है और फिर डिसेंडिंग मूव ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं ना वो हाई अचीवर्स हैं और कौन कौन से लो अचीवर्स हैं, फ़ौरन पता चल जाता है कि उनकी रिलेटिव पोजीशंस क्लास में हाई है या लो है। और इसके अलावा मेजरमेंट स्केल की जैसे भी डॉक्टर जफर मीर साहब ने बात की कि हम मेजरमेंट स्केल यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द सेंटर टेंडेंसी, और कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जिसको हम अप्लाई करके डाटा को एनालाइज करने के लिए मेजरमेंट स्केल्स यूज़ करते हैं। और मेजरमेंट स्केल भी जैसे मैंने 4 स्केल्स की आपसे बात की थी, जिसमें आपके नॉमिनल स्केल था, ऑर्डिनल स्केल था और फिर आपका इंटरवल स्केल था और फिर रेशियो स्केल, ये 4 बेसिक मेजरमेंट स्केल्स हैं जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। नॉमिनल स्केल में आप ऑलरेडी गाइडेड कि ये ऐसा स्केल है जो कि डाटा को जस्ट क्लासीफाई करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जस्ट एक तरह का नेम देता है डाटा को, जैसे जेंडर है तो फिर कोई मेल है या फीमेल, अगर 2 कैटेगरीज डिफाइन कर दी जाए तो नॉमिनल स्केल, तो इससे बेटा फर्क नहीं पड़ता लेबल करने से या नेम देने से कि अगर कोई मेल वो बेहतर हो जाएंगे या फीमेल बेहतर। ये तो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है ना कि बच्चे फीमेल मेल अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर एक दूसरे से बेहतर होंगे। जस्ट नाम देने से, मेल फीमेल देने कहने से बेटा वो कोई फर्क नहीं पड़ता। So nominal scales are low scale of measurement, and nominal scale, as the name applies, is implies some place of data into categories without any order or structure. इसमें कोई order नहीं है, कोई structure नहीं है. You are only allowed to examine if a nominal term datum जो होता है बेटा data का singular होता है, datum is equal to some particular value or count the number of occurrences of each value. हमें frequency पता चल जाती है, इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, तो हमें इससे ये आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो categorical data are measured on nominal scales which merely assign label to distinguished categories. इसमें जस्ट हम लेबलिंग करते हैं डाटा को ताकि वो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सके, और उसमें जेंडर है और स्टूडेंट्स का बिलोंगिंग टू अर्बन रूरल हो सकता है, किसी खास वो एमए से बिलोंग करते हैं या बीएस प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं, इसका भी हम देख सकते हैं। और फिर बेटा ऑर्डिनल स्केल, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्डिनल स्केल का ताल्लुक चीज़ों को ऑर्डर देने से है, और इसमें फर्दर ये है कि यू आर अलाउड टू एग्जामिन इफ ऑर्डिनल स्केल डेटम लेस देन और ग्रेटर देन अनदर वैल्यू। यानी जैसे हम कोई चीज़ मेजर करते हैं केजी में या साइज में, कोई वेट है या कोई साइज है या कोई लेंथ है, उसको मेजर करते हैं तो उसमें फ़र्क होता है, एक लेंथ छोटी होती है, एक बड़ी होती है, एक साइज कम होता है, एक ज़्यादा होता है। तो ये वो स्केल है जो कि ये ऑर्डर जो है ना बताता है, और कुछ वैल्यू ज़्यादा या कम है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी लेक्चर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, सोशल प्रोफेसर की, और ये रैंक होते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये रैंकिंग करता है डाटा की, या फिर जैसे आपके अर्निंग है तो किसी की अर्निंग कम है या ज़्यादा, इससे बेटा फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ और लाइफ स्टाइल पे। तो डेफिनेटली इसका आपकी जो सोशल और इकोनॉमिकल आपके एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ऑर्डिनल स्केल बेटा वो स्केल है जिसमें हम चीज़ों को वैल्यूएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर वैल्यू, लेस वैल्यूज, ठीक है, और रैंकिंग करते हैं उनकी। और इसके अलावा बेटा इंटरवल स्केल है, जिसमें मैंने कहा कि इंटरवल स्केल में हम इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ इंटरवल में मेजर करते हैं, और वो इंटरवल एक इंटरवल दूसरे इंटरवल से सिमिलर होता है, जैसे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ऐसे 5 पॉइंट जो लिकर स्केल, उसमें 5 इंटरवल्स होते हैं। और इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरिएबल मेजर्ड ऑन इंटरवल स्केल gives information about more or better or ordinal scale do, but interval variables have an equal distance between each value. जैसे मैंने कहा कि इनमें वैल्यूज में, वेरिएबल्स में सेम डिस्टेंस होता है, और यू आर अलाउड टू क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन टू इंटरवल, बट देयर इज नो नेचुरल जीरो, उसमें जीरो नहीं होता, इसलिए बेटा इसको इंटरवल स्केल कहा जाता है। और जिसमें बेटा जीरो होता है उसको बेटा हम रेशियो स्केल कहते हैं, जिसमें ट्रू जीरो हो सकता है। और समथिंग मेजर्ड टू अ रेशियो स्केल हैज द सेम प्रॉपर्टी देन इंटरवल स्केल, एक्सेप्ट विद द रेशियो स्केलिंग देयर इज एन एब्सोल्यूट जीरो। तो उसमें बेटा जीरो स्कोर होता है, जीरो एग्जिस्ट करता है। बेसिकली सोशल साइंस में बेटा जीरो जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे अब हम बच्चों को मार्क्स देते हैं, टेस्ट में जीरो भी देते हैं। बेसिकली बच्चों, अगर एक बच्चे के टेस्ट में जीरो नंबर आते हैं, डजंट मीन कि उसने कुछ लर्न नहीं किया, उसकी लर्निंग जीरो है। असल में जो आपने एक साल बेटा में पढ़ाया होता है, तो क्या एक साल में जो टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, तो क्या कोई चीज़ लर्न नहीं होती? तो ये वो क्वेश्चन है जो सोशल साइंटिस्ट करते हैं कि सोशल साइंस में एक्चुअल जीरो टू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो आपकी प्योर साइंसेस हैं या बेसिक साइंसेस हैं, वहाँ पे जब मेजरमेंट करते हैं तो कोई चीज़ जीरो पे स्टैंड कर सकती है, बट नेचुरल या आपकी आपकी जो सोशल साइंसेज है उसमें हम जीरो इस तरह से एटीट्यूड में या बिहेवियर में या उसके बिहेवियर में हम जीरो नहीं कह सकते। किसी पर्सन ने पूरे साल में जीरो लर्न किया तो ये इस तरह से बेटा एग्जिस्ट नहीं करता। इस पर जो सोशल साइंटिस्ट है वो इतराज़ करते हैं। नो डाउट कि आपके जो
असेसमेंट इसको हम 0 को बार भी करते हैं, लेकिन स्टिल एक्चुअली इस पे ये एक रहता है, ऐसा इशू है जिस पे डिबेटेबल है। और सेकेंडली हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के यानी कोई भी डाटा होता है उसको जब हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं और उसमें फिर हम अक्रेंसीज देखते हैं कि कितनी दफ़ा कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसको बेटा हम कहते हैं जैसे अभी आप लोग अगर हम बात कर लें 4 सूबों की और मैं आपसे पूछूं कि आप किन किन सूबों से बिलोंग करते हैं और आप मुझे बताते हैं कोई कराची से है, कोई मीरपुर खास से है, कोई जो है बलूचिस्तान के किसी इलाके से है, कोई सरहद के किसी इलाके से है, KPK के, और कोई पंजाब के किसी इलाके से हैं, तो मैं अब उनको नोट कर लूँ कि जो आप 51 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 10 लोग जो बलूचिस्तान या 5 लोग बलूचिस्तान से हैं, 10 लोग सरहद से हैं, 20 लोग जो हैं या वो आपके इसके पंजाब से हैं और बाकी सिंध से हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी होगी। तो फ्रिक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ अक्रेंसीज ऑफ द सेम डाटा इन अ गिवन डाटा। इन गिवन डाटा में खास जो एक वैल्यू है वो कितनी दफ़ा अकर करती है, इसको बेटा हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और ये लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्वेशन इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द डाटा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज रिप्रेजेंटेशन आइदर इन द ग्राफिकल टेबुलर फॉर्मेट व्हिच डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन अ गिवन इंटरवल। तो वो कितना एक खास इंटरवल में कितनी दफ़ा चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे अभी मैंने सुबह के लिहाज से बात की, ऐसे आप रेंज बना सकते हैं। उस रेंज में जैसे आपकी एज ग्रुप है, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो 18 से 20 साल तक हैं और कितने 21 से 22 साल तक हैं और कितने 23 से 24 साल तक है। तो आप मुझे उसका आंसर देंगे तो उसमें मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं इसमें कहीं ना कहीं फॉल कर रहे होंगे, तो ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। और इसके बाद बेटा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी and percentage frequency and analysis studying these data might want to know not only how long barriers last but also what proportion of batteries। अच्छा ये नीचे इसका लिखा हुआ है the relative frequency of particle observation or class interval is found by dividing the frequency by number of observation। यानी आप सिंपल ये करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम कॉमन लोग हैं इस वक्त जो ऑनलाइन है मेरे साथ, तो उसमें से कितने लोग हैं जो कि मुख्तलिफ सूबों से एग्जिस्ट करते हैं वो उनकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। और फिर उनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम हर सूबे की जो फ्रिक्वेंसी आ रही है उसको हम डिवाइड करेंगे सिंपली जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 51 स्टूडेंट्स से, तो वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल आती है। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी माइनस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड द परसेंटेज फ्रिक्वेंसीज आर फाउंड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आपने परसेंटेज फ्रिक्वेंसी देखनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल को परसेंटेज ऑफ फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। एक्चुअल परसेंट कितने परसेंट लोग हैं जो KPK से हैं, कितने परसेंट बलूचिस्तान से, कितने परसेंट सिंध से हैं, तो दे विल कम टू नो अबाउट ऑल दैट। Okay, next we see सेंट्रल टेंडेंसी। आपके बेटा सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली सेंटर को मेजर करता है कि किस हद तक जो आपका डाटा है